हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स बुक्स के, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इसमें इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर और इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो टोटल हमने करने हैं 25 एमसीक्यूज, ठीक है। और ये सारे एमसीक्यूज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर, ठीक है, शीट में पिक करें। तो ये क्वेश्चंस हो सकता है आपको लाइक ये वाला या इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में इस ईयर देखने को मिले, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करने हैं और आप भी साथ साथ इसको सॉल्व करो ताकि तैयारी होती रहे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 से। तो इसमें कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। देखो, कह रहा है शेयर्स को इश्यू हम डिस्काउंट पर कब कर सकते हैं। तो जब हम पब्लिक को और वेंडर को, ठीक है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम इनको यूजुअली शेयर पार पर या प्रीमियम पर करते हैं, ठीक है, पार पर या प्रीमियम पर, ठीक है। तो इनको हम डिस्काउंट पर इशू नहीं करते। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारी गलत ऑप्शन होगी, ठीक है। ऑप्शन सी है इशूड एज स्वेट इक्विटी। तो यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को ना हम शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड है एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस ना थ्योरी में गिवन है, ये करके जाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। इसमें से देखो कैन नॉट वाला पूछ रहा है, कैन नहीं पूछ रहा, कैन नॉट पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। थर्ड है नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज लाइक 4 ऑप्शन है। देखो, इसको ना मैं प्रॉपर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। एक तो रटने वाली बात होगी, दूसरा क्या है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो ये नेट एसेट्स वाली टर्म और कैपिटल रिजर्व वाली टर्म आपने देखा होगा उन क्वेश्चन में आती है जिसमें हम सामने वाले का ना बिजनेस परचेज करते हैं। तो जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं और उस एंट्री में 2 ऑप्शन होती है बैलेंसिंग फिगर, या तो गुडविल जाती है नहीं तो कैपिटल रिजर्व जाती है। तो हमारा क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व वाला। तो ऐसे केस में जर्नल क्या होता था, सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर, जो सामने वाली पार्टी का नाम होता था जिसका हम बिजनेस लेते थे, और साथ में टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा तो हमें वो वाली एंट्री लिखनी है, गुडविल वाली नहीं लिखनी, ठीक है। ये जस्ट मैं समझा रहा था कि ये एंट्री कौन सी, जर्नल कौन सी है, ठीक है। तो डेबिट में आती है गुडविल वैसे भी। तो गुडविल को हटा देते हैं, उसका कोई लिंक नहीं है क्वेश्चन में। तो मान लो हमने सामने वाले का बिजनेस खरीदा है, ठीक है। तो हमें उसके बिजनेस में एसेट्स मिली है 10 लाख की, लाइबिलिटीज हमें साथ में मिल गई 3 लाख की, क्योंकि बिजनेस लिया तो एसेट मिलेगी तो लाइबिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। अब हमने बिजनेस खरीदा है तो सामने वाले को पेमेंट करेंगे। तो जो हम पेमेंट करते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। यानी कि जो वेंडर को, सामने वाली पार्टी को जो हम पेमेंट करेंगे उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। सपोज करो 6 लाख दे दी, क्योंकि कैपिटल रिजर्व हमें निकालना है ना, क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व वाला है तो कैपिटल रिजर्व रहना चाहिए। तो 6 लाख देंगे ताकि कैपिटल रिजर्व का हमारे पास कुछ अमाउंट आए। तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ गया 1 लाख। अब आप देखो जरा 10 लाख है तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 10 लाख है, कैपिटल रिजर्व हो गया 1 लाख। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। नेट एसेट्स होता है सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। तो यानी कि सन्ड्री एसेट्स में सन्ड्री लाइबिलिटीज गई तो हमारे पास नेट एसेट्स इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आ रही है 10 लाख माइनस 3 लाख यानी कि 7 लाख। तो नेट एसेट्स हमारे पास आ गई 7 लाख इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ठीक है। माइनस करने कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 1 लाख का, तो 7 लाख में से 1 लाख का कैपिटल रिजर्व गया तो हमारा आंसर आ रहा है 6 लाख। तो 6 लाख क्या है, लाइक इन ऑप्शंस में से 6 लाख क्या है। तो गुडविल तो पूरी जर्नल में ही कहीं नहीं है तो गुडविल गलत। टोटल एसेट्स 10 लाख की है तो 6 लाख आ रहा है, ठीक है आंसर। नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व 6 लाख आ रहा है तो टोटल एसेट्स भी नहीं है। लिक्विड एसेट्स की कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो भी नहीं है। तो परचेज कंसिडरेशन क्या है, वेंडर को जो पेमेंट देना है वो 6 लाख था तो हमारा आंसर 6 लाख है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने कई जगह इसको देखा है सैम्पल पेपर्स में, तो ये वाला जरूर समझ के जाना। नेक्स्ट है ए लिमिटेड फॉरफीटेड 4000 शेयर्स ऑफ 20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 6 हैज बीन पेड। देखो अब ना हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 20 रुपीज़ का शेयर है, 6 रुपीज़ का एप्लीकेशन है, तो रिमेनिंग कितना हो गया 14 हो गया। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। Out of these, 2000 shares were reissued and 8000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. तो हमें रीइशू के टाइम पर क्या पैसा मिला, लाइक वो हमसे पूछ रहे, ठीक है, रेट पूछ रहे। चलो भाई इसको ना एक बार स्ट्रक्चर में सारी डिटेल्स लिख लेते हैं ताकि फिर हमारे को करेक्ट ऑप्शन पिक करनी आए, ठीक है। तो मैं प्रॉपर समझा कर करवा रहा हूँ,
ठीक है, शॉर्टकट से नहीं करा रहा, प्रॉपर एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। देखो 4000 शेयर्स फोरफिट हुए और एप्लीकेशन मनी मिला है, यानी कि 4000 शेयर्स पर हमें 14 रुपीज़ नहीं मिले, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा, पहले तो वो निकालते हैं। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में मतलब कंपनी का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट वो होता है कि कितना उन्होंने पे करा, तो 4000 इंटू 6 उन्होंने पे करा, ठीक है, तो 4000 इंटू 6 यानी कि 24,000 कंपनी क्या कर रही है, जब्त कर रही है, और ये कंपनी का एक तरीके से प्रॉफिट है 4000 शेयर्स पर, जितने फोरफिट करें। अब इसमें से 2000 शेयर्स री इशू करें हैं, ठीक है, तो 2000 शेयर्स अगर री इशू करें हैं तो उन पर कितना प्रॉफिट था, जितने, क्योंकि हमें कैपिटल रिजर्व वगैरह में वो प्रॉफिट भेजना होता है जितने शेयर्स हम फोरफिट करने के बाद री इशू कर रहे हैं ना, उन पे क्या है। तो अगर 4000 शेयर फोरफिट करे 24,000 कमाया, तो 2000 शेयर फोरफिट करने पे कितना कमाया, 12,000 कमाया, ठीक है, तो 2000 शेयर फोरफिट करने में कितना कमाया, 12,000 कमाया। तो ये हमारे को एक तो ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे री इशू की। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है, तो 2000 शेयर्स अगर हम री इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो फुल्ली पेड अप हो गया, तो 2000 शेयर्स को 20 रुपीज़ का शेयर का वैल्यू है, देखो 20 रुपीज़ का शेयर का वैल्यू है, तो 40,000 जाएगा शेयर कैपिटल में, और क्लियर बोल रहे हैं कि 8,000 हैड बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, अगर 8,000 ट्रांसफर करें कैपिटल रिजर्व, तो री इशूड शेयर पे कमाया 12,000 था, ट्रांसफर करें कैपिटल रिजर्व में 8,000, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया 4,000 का, ठीक है, डिस्काउंट 4,000 का दिया, और बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, 36,000 आएगी बैंक अकाउंट में, ये हमने निकाला बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें लाइक डिस्काउंट का पूछ लेता, जरूरी थोड़ी है कि कितने रेट पर बेचा है, डिस्काउंट का भी पूछ सकता था, ठीक है, तो 2 रुपये का डिस्काउंट है अगर आपने निकाल लिया यहाँ से देख के, तो लाइक मैं पूरी जर्नल एंट्री ही समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आप देखो, अगर आपको निकालना है तो 2000 शेयर्स इंटू 2, तो यानी कि 2 रुपये का डिस्काउंट है, और 36,000 कैसे आएगा, 2000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 18, तो 18 रुपीज़ में हमने एक शेयर को बेचा है, तो ऑप्शन बी इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आपको ऑप्शन ढूंढनी है। तो कह रहा है ऑथराइज कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल, तो ये तो फॉल्स है, ऑथराइज कैपिटल तो कंपनी की लाइफ टाइम की इशू करने वाली कैपिटल होती है, तो ये हमेशा ज्यादा होगी, तो ऑप्शन लाइक पॉइंट 1 गलत है, फॉल्स है। ऑथराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, तो ये बात सही है। सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, तो वो जितने इशू करेंगे हम लोग उससे कम रहेगी, और फिर कह रहे सब्सक्राइब कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, तो ये भी गलत है। तो हमारी इसमें ए बी सी डी में से देखा जाए तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं मोहित हैड बीन अलॉटेड फॉर 600 शेयर्स बाय जी लिमिटेड ऑन प्रो राटा बेसिस विच हैड इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड। देखो उसको अलॉट 600 हुए हैं और प्रो राटा के केस है, तो उसने अप्लाई ऑब्वियसली 600 से ज़्यादा करेंगे, तो यानी कि अप्लाइड का जो आंसर आएगा वो 600 से ज़्यादा आएगा। तो देखो आपको रेशो गिवन है 2 और 3, ठीक है, 2 शेयर 3, 2 और 3, लाइक ये दो नंबर्स हैं। अब इसमें ध्यान देखो, क्योंकि आंसर मेरा 600 से ज़्यादा आएगा तो मैं 3 को न्यूमरेटर में रखूंगा, 2 को डिनोमिनेटर में रखूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आएगा 900। तो उसको अलॉट 600 हुए, उसने अप्लाई करे हैं 900 शेयर्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वाज नॉट येट मेड। तो बेसिकली हम एक बार ही ना जो भी आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट गिवन है इसका ना एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो 10 रुपीज़ का शेयर है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि कभी बुलाई नहीं गई है, कॉल्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे हमने निशानी के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट। फिर कह रहे हैं हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है। तो इस बंदे ने किया क्या है, इसने अलॉटमेंट पर एरियर करे, ठीक है, और क्योंकि इसको अलॉट 600 हुए तो यहाँ पर क्रॉस 600 लिखेंगे। अलॉटमेंट पर एरियर किया, फोर फीचर की एंट्री लिखी है जिसमें से अमाउंट्स अननोन है, अमाउंट्स नहीं बताया, एक्स रुपीज़, वाई रुपीज़, जेड रुपीज़, तो बेसिकली हमें अमाउंट्स बतानी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमें करना क्या, इसमें देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट क्या अमाउंट होगा, ठीक है। आप पहले एक्स निकालते हैं, फिर वाई, फिर जेड। तो एक्स निकालते हैं सबसे पहले, कितने शेयर फोरफीट हो रहे हैं, 600 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 600 शेयर जब फोरफीट होते हैं ना, तो शेयर कैपिटल में कौन सा जाता है अमाउंट, मैं वो बता रहा हूँ। फेस वैल्यू का अमाउंट जाता है, जहां तक
मतलब जहां पर फोरफीचर हुआ है ना वहां तक का फेस वैल्यू का अमाउंट जाएगा। तो फोरफीचर हुआ अलॉटमेंट पर, तो यहाँ तक का फेस वैल्यू का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पर फोरफीचर हुए तो यहाँ तक का अमाउंट का टोटल क्या, 3 + 5 8। तो यहाँ अमाउंट क्या जाएगा, 600 × 8। तो एक्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या जाएगा 600 × 8, तो ये आ रहा है 4800। ठीक है, आप चाहो तो y और z लॉजिकली निकाल सकते हो, बट क्योंकि एमसीक्यू का पेपर है तो आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव अमाउंट लिखिए, x y और z की ना रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिखिए। तो हमारी x की, अगर हम श्योर है कि हमारा x का आंसर 4800 है, तो सिर्फ ऑप्शन सी है जिसमें x का आंसर 4800 गिवन है। तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है, y और z हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब टाइम नहीं होता ना, पेपर हमें जल्दी करना है, तो y और z हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7 देखेंगे, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहे इन केस ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस, एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टिल अलॉटमेंट ओनली। ठीक है, देखो कह रहा है जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है ना, प्रोराटा जब कंपनी यूज करती है मेथड को, तो हम जो पैसा एडवांस में आता है या जो सरप्लस आता है वो हम कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ना, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में ना अलॉटमेंट तक पैसा जाता है। तो ये कह रहा है एजर्शन में कि टिल अलॉटमेंट ओनली, यहाँ पे ना ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, अलॉटमेंट से आगे फर्स्ट कॉल तक भी पैसा ले जाया जा सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मेंशन करे तो हम फर्स्ट कॉल तक भी एडवांस एडजस्ट कर सकते हैं। तो एजर्शन क्या है हमारी, फॉल्स है। ठीक है, अब क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हैं और एजर्शन फॉल्स है, तो अब चेक करो चारों ऑप्शन, तो चारों में से सिर्फ डी ऑप्शन ऐसी है जिसमें एजर्शन हमारी फॉल्स है। तो यानी कि हम रीजन पढ़ेंगे भी नहीं, रीजन में क्या कह रहे हैं, सीधा ऑप्शन डी टिक कर देंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। क्वेश्चन 8 कह रहा है वी लिमिटेड फोरफीटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू पी एज फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। ठीक है, तो फुल्ली पेड अप का मतलब है कि जितना ओरिजिनल शेयर प्राइस था, तो 10 रुपए का शेयर बेचा गया, 6 रुपए उससे कैश या बैंक अकाउंट में लिए गए, तो 4 रुपए का डिस्काउंट दिया गया री इशू के टाइम पर। ये इसका मीनिंग है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉर फीचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो कह रहे हैं फॉर फीचर में कितना अमाउंट रहेगा। तो आप देखो जब हमने फोरफीट करे हैं, तो फोरफीचर के टाइम पर फोरफीटेड शेयर अकाउंट में क्या बैलेंस रहा है। देखो 20 शेयर फोरफीट करें और उसने क्या दिया, सिर्फ 5 रुपए दिए। ठीक है, तो फोरफीटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा गया, 20 × 5, जो पैसा कंपनी ने रिसीव किया वो फोरफीट हो जाएगा। तो 100 रुपीज फोरफीटेड शेयर अकाउंट में गए इनिशियली, मतलब यहाँ तक, जहाँ तक इतना लिखा ना सेकंड लाइन तक, यहाँ तक का क्वेश्चन में फोरफीटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस कितना, 100। अब कह रहे 15 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 4 रुपीज पर शेयर। अब री इशू की कैलकुलेशन अलग करनी है। ठीक है, तो री इशू के टाइम पर एक तो आपको ये बात समझनी होनी चाहिए कि 15 शेयर री इशू करें, 4 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन री इशू कितना है। ठीक है, 15 शेयर पे 4 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो ये हो गया 60 रुपीज। इतनी बात आई समझ। अभी आंसर नहीं निकालना। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गया है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गया वो भी हमारे को निकालना पड़ेगा। देखो अभी हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन री इशू। ठीक है, री इशू पे कंपनी ने कितना कमाया वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो 20 शेयर जब फोरफीट करे तो कंपनी ने 100 रुपए अर्न करे, बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, 100 रुपए कमा लिए। तो 15 शेयर फोरफीट करने पे कंपनी ने कितना कमाया, पहले तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ना यूनिटरी मेथड से आपको ये चीज समझा रहा हूँ। अगर 20 शेयर पे कंपनी ने कमाया 100 रुपीज, ठीक है, तो एक शेयर पे कमाया है 100/20। ठीक है, यानी कि 5 रुपीज। तो 15 शेयर पर कितना कमाया, 5 एक पे कमाया, तो 15 पे कितना कमाया, 5 × 15 यानी कि 75 रुपीज। अब आप देखो 75 रुपीज हमने कमाए थे री इशूड शेयर पर, री इशूड शेयर पे कमाए 75 और उनको री इशू करते हुए डिस्काउंट दे दिया 60 रुपीज। ठीक है, तो री इशूड शेयर पे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 15 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ना 15 रुपए का, वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सारी डिटेल्स लिख ली है, अब हमारे को आंसर समझ आ जाएगा कि इसका क्या आंसर है। देखो भाई, कंपनी ने जब ओरिजिनली 20 शेयर्स फोरफीट करे तो कंपनी के पास कितने आ गए, फोरफीटेड शेयर अकाउंट में 100 रुपीज आ गए। अब उसमें से ना जो शेयर्स री इशू हो रहे हैं उनका एक दो ट्रीटमेंट हो सकता है। जो री इशू शेयर हुए हैं वो उनका
लाइक इसमें से उनके ना दो डिविजन्स होंगे, या तो इसका कुछ पार्ट डिस्काउंट में जाएगा और अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो बचा हुआ सारा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो बेसिकली हमारे को ये समझना है कि फोरफिटेड शेयर में रह वो जाएगा अमाउंट जो कि री इशू के लिए यूज नहीं हुआ या री इशू से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली नॉन री इशूड शेयर्स का इसमें कितना शेयर है, ठीक है, नॉन री इशूड शेयर्स का इस 100 रुपीज में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो आपको निकालना है, ठीक है। तो वो अब ये लॉन्ग वे में तो हो गया 100 माइनस 60 माइनस 15, यानी कि 25 रुपीज हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा तरीका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, शॉर्टकट ये हो जाएगा भाई कि 20 शेयर्स थे जिसमें से 15 शेयर्स री इशू हो गए, तो नॉन री इशूड शेयर कितने हो गए, नॉन री इशूड हो गए 5। तो 5 शेयर का आप कंट्रीब्यूशन निकाल लो कि इस 100 में 5 शेयर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एक बार ये निकाल लेते हैं और आपका लाइक लॉन्ग वे में भी मैंने बता दिया, शॉर्टकट वे में भी बता दिया और इसका आंसर बहुत जल्दी अब आ जाएगा। देखो 20 शेयर्स में, ठीक है, जब 20 शेयर्स फोरफिट करें तो 100 रुपीज का प्रॉफिट था उसमें, तो एक शेयर का कितना हो गया 100/20। तो जो नॉन री इशूड शेयर्स है वो 5 है, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस 100 में कितना होगा 25 रुपीज, ठीक है, ये आएगा 5, तो 5 इंटू 5 के 25 रुपीज, यानी कि ये 25 रुपीज ना कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना ये री इशू के टाइम पर डिस्काउंट में कहीं पर जाएगा, ये खाली फोरफिटेड शेयर अकाउंट में रह जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 25 रुपीज, ठीक है। तो इन शॉर्टकट में नॉन री इशूड शेयर था, जिनको प्रॉपर लॉजिकली करना था उनको भी मैंने बता दिया कि आप डिस्काउंट निकालो, प्रॉफिट ऑन री इशू निकालो और 100 में से उसको माइनस कर दो तो भी 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर business of old land limited and paid for it by issue of 30,000 equity shares of 100 each at par along with 6% preference shares of 1 crore at a premium of 5% and a check of 8 lakh, ठीक है। what was the total agreed purchase consideration payable, देखो अग्रीड परचेज कंसिडरेशन में वो अमाउंट जाएगा जितना हम सामने वाली पार्टी को पे कर रहे हैं। तो आपको ये जितनी डिटेल्स गिवन है ना इनको जस्ट ऐड करना है। तो अब देखो भाई हमें क्लियर गिवन है 30,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये हो जाएंगे आपके पास 30 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कितने के हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने भाई 5%, तो 5% कितना हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। तो 1 करोड़ का 5% निकाला 5 लाख, और चेक हम दे रहे हैं कितने का, चेक हम दे रहे हैं 8 लाख का। तो हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं उसका बिजनेस खरीदने के लिए, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 करोड़ 43 लाख, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस स्टडी में लाइक हमें पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी फिर नीचे वाला हम एमसीक्यू देखेंगे। तो कह रहे हैं ब्राइट स्टार लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट। Considering the prospectus of high growth in this segment, the company has decided to expand, and for this purpose, additional investments of 50 crore is required. ठीक है, directors have decided that 20% of this requirement would be financed by raising long-term debt and balance by issue of shares. देखो, तो 50 करोड़ में से 20% पैसा कहाँ से आएगा, लॉन्ग टर्म डेट यानी कि डिबेंचर्स वगैरह से, और रिमेनिंग 80% कहाँ से आएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो 50 करोड़ का आप 80% निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा अमाउंट, 40 करोड़ रुपीस का अमाउंट आएगा, ठीक है। तो इतने के हम इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले। अभी तक फर्स्ट पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने यहाँ लिख दी। आगे पढ़ेंगे एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 100 ईच। ऑल्सो कंसिडरिंग द मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी दीज शेयर्स वुड बी इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। तो एक शेयर का वैल्यू कितना लगाया जाएगा, 100 नहीं लगाया जाएगा, 125 लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। और अमाउंट कितना रेज करना है, 40 करोड़ रुपीज, अमाउंट कितना रेज करना है 40 करोड़ रुपीज। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट शेयर्स टू कलेक्ट द डिजायर्ड अमाउंट। तो डिजायर्ड अमाउंट वो बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को कितना कलेक्ट करना है, 40 करोड़ करना है। उसने लाइक स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि कितना अमाउंट निकालना है, ये उसने प्रीवियस पैराग्राफ में हमारे लिए हिंट दिया था कि आप 50 करोड़ का 80% निकालो तो 40 करोड़ शेयर्स के लिए इशू करेंगे। थर्ड पैराग्राफ कह रहे हैं द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड टू पब्लिक एंड द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2 लाख शेयर्स, ठीक है। तो ओवर सब्सक्राइब भी हो गया, विच वर लेटर इशूड लेटर्स ऑफ रिग्रेट, यानी कि उनका पैसा रिफंड हो गया। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो हमारे को पहला क्वेश्चन ये है व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। देखो तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा कि हमें एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम,
ठीक है, फेस वैल्यू से या 125 से वो देखेंगे, और उसमें 2 लाख शेयर्स भी ऐड करेंगे। तो इशूड शेयर्स प्लस 2 लाख शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इशूड शेयर्स हम निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जो है ना वो हम निकालेंगे। तो वो देखो कैसे निकालेंगे, आपको देखना है रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है। कंपनी रेज कर रही है 40 करोड़, तो आपने लिखना है 40 करोड़ डिवाइडेड बाय एक शेयर का प्राइस। एक शेयर का प्राइस 100 मत लेना, लेना 125, ठीक है, क्योंकि 40 करोड़ रुपीस रेज कर रहे हैं और एक शेयर की वैल्यू महंगी लगाई जा रही है, तो डिवाइडेड बाय 125। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 32 लाख शेयर्स। तो कंपनी इशू कर रही है 32 लाख शेयर्स और ओवर सब्सक्राइब्ड हुए, यानी कि एप्लीकेशन कितनी रिसीव की है, 32 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 34 लाख की, ठीक है, 34 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो अब क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। तो ये देखते हैं जरा, देखो टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना होगा भाई, 34 लाख शेयर्स पर कंपनी रिसीव कर रही है 125 रुपीज, ठीक है। एक शेयर का प्राइस 125 है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कंपनी रिसीव करे 34 लाख शेयर्स पर 125 रुपीज। तो हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 42 करोड़ 50 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऊपर वाली केस स्टडी से रिलेटेड है, कह रहा है हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर इशू। तो इशू कितने शेयर्स करे गए हैं, इशू करे गए हैं 32 लाख, ठीक है। ये हमने इशूड ऊपर निकाला था 32 लाख, ये आपको दिख रहा होगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हेन ए लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%, पेबल ऑन एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट इतना, ऑन फर्स्ट कॉल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फेस वैल्यू 10 है, 40% प्रीमियम मतलब 4 रुपए का प्रीमियम। एप्लीकेशन पे कितना मंगाया गया, 3 रुपए मंगाया गया। अलॉटमेंट पे कितना मंगाया, 5 रुपए। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, और कह रहे फाइनल कॉल पे कितना, ये नहीं पता। तो आपको पता है टोटल कितना है, 14 है। 14 में से 5, 3, 8 और 2 10, तो अगर 10 रुपए मंगा लिए तो 4 रुपए रह गए ना, बैलेंसिंग फिगर से 4 निकाल लिया। अब प्रीमियम कितने नहीं है उससे मतलब नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की ड्यू है वो हमने 14 में से ये सारा माइनस करा, तो 4 आ गया। तो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी ने इशू करी है कितनी, 2000 शेयर्स। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। तो मीनिंग क्या है, 600 शेयर्स को कर दिया रिफंड। तो प्रोराटा की जो रेशियो है वो क्या है, 2400 रेशियो 2000, ठीक है। अप्लाइड रेशियो अलॉटेड लिखा है। इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। अब आप खुद सोचो कि अगर अप्लाइड शेयर निकाल रहे हैं तो अगर उसको अलॉट 40 हुए हैं और प्रोराटा का केस है, तो अप्लाइड का जो आंसर होगा वो इस 40 से तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब हमें आंसर जो है 40 से ज़्यादा निकालना है। तो 40 को क्या मल्टीप्लाई करें इस रेशियो का यूज़ करके कि आंसर 40 से ज़्यादा है। तो सिंपल है, न्यूमरेटर में बड़ी वाली वैल्यू रखो, डिनोमिनेटर में छोटी वाली वैल्यू रखो और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 जीरोस जाएंगी और उसके बाद ये 2 12 से जाएगा, तो 12 4 ज़र 48। तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है ए लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑफ दीज 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। द अमाउंट वॉज पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो एक बार स्ट्रक्चर भी फटाफट से लिख लेते हैं। तो 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट और बैलेंस कितना हो गया, 3 हो गया ना, 10 में से 7 गए, 3 हो गया। बैलेंस फाइनल कॉल पे 3 हो गया। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स हैज डिफॉल्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो 3000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का एरियर हुआ, डिफॉल्टेड मतलब एरियर हुआ। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा कंपनी ने रिसीव किया। तो आप देखो एप्लीकेशन रिसीव 1,98,000 है, उसमें से 3000 माइनस कर देंगे फर्स्ट कॉल के लिए, ठीक है। तो 1,95,000 शेयर्स ने 3 रुपए दिए होंगे फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव 1,98,000 है तो इससे कैलकुलेशन करेंगे, 2 लाख से नहीं करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो 1,95,000 इंटू 3 आपका आ रहा है 5,85,000, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो पहला है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, सेकंड लिखा है डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, थर्ड लिखा है री इश्यू ऑफ शेयर्स, फोर्थ लिखा है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो भाई जिसको भी जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती हैं वो बहुत इजीली बता सकता है कि सबसे पहले क्या होता है भाई। तो आप देखो भाई, सबसे पहले होता है डिफॉल्ट, ठीक है, कॉल्स इन अरियर होता है सबसे पहले।
उसके बाद शेयर्स को फोरफीट करा जाता है क्योंकि एरियर हुआ है, फिर शेयर्स को री इशू करा जाता है, और लास्ट एंट्री हम सबको पता है हम लोग कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन में लास्ट एंट्री करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें करेक्ट पैटर्न लिखा है सेकंड, वन, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सेकंड होता है, फिर फर्स्ट होता है, फिर थर्ड होता है, और फिर लास्ट में कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है बजाज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स। अब आप देखो 20,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने सब्सक्रिप्शन इशू करा, ठीक है, और एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई है 4 लाख शेयर्स के लिए। तो अब आप देखो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, तो ये कौन सा ऑप्शन है, लाइक ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, इशूड, देखो जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो इशूड से बहुत ज़्यादा है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, फुल अलॉटमेंट है, या ये प्रो राटा है। तो अब हमारे को पता है ये अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये फुल अलॉटमेंट नहीं है। अब कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं प्रो राटा पे, ठीक है, प्रो राटा उनको सही लगता है, तो प्रो राटा तो एक मेथड है अलॉटमेंट करने का ना, एक मेथड है प्रो राटा। तो इस टाइप को लाइक इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जब एप्लीकेशन रिसीव ज़्यादा होती है इशूड से, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसको प्रो राटा नहीं बोलते, प्रो राटा तो अलॉटमेंट करने का एक तरीका है। एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं निद्या लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 विद रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई, ठीक है। द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिफ्लेक्टेड अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच, ठीक है। तो ये इनकी रजिस्टर्ड कैपिटल है या फिर ऑथराइज कैपिटल कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सिंस सम लार्ज इन्वेस्टमेंट्स वर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड मशीनरी, द कंपनी इन कंसल्टेशन विद वेंडर्स Messrs VPS Enterprises issued 1 lakh equity shares and 20,000 preference shares at par to them in full consideration of assets acquired। देखो आपको एक तो पहली बात तो वीडियो पॉज करके ना एक बार खुद से रीड करो, क्योंकि पैराग्राफ बहुत लंबा है, तो मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है एकदम समझना है, तो एक बार पहले रीड कर लो खुद, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि इन्होंने कुछ बिल्डिंग और मशीनरी खरीदी है, और बदले में ना ये सामने वाली पार्टी को शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी तक यहां तक सिर्फ ये मीनिंग है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहे हैं बिसाइड्स दिस द कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर कैश एट पार पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो पब्लिक को भी शेयर्स इशू करे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 3 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये सीन है। अब आगे कह रहे हैं टिल डेट सेकेंड कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, तो इस पे हमने निशानी के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। फिर पढ़ेंगे आगे, ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड एक्सेप्ट मिस्टर अजय हु डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स ऑन हिज 300 शेयर्स। तो अब देखो भाई अजय ने क्या करा है, अजय ने ना अलॉटमेंट पे पैसे दिए ना कॉल पर पैसे दिए, ठीक है। ये अजय, ठीक है, ये अजय, और यहाँ पर तो पैसे मंगाए नहीं गए, तो यहाँ जस्ट नाम लिख लेते हैं अजय का निशानी के लिए। अब कह रहे हैं एंड मिस्टर विपुल हु डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन हिज 200 शेयर। तो विपुल ने क्या किया भाई, विपुल ने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट पर दिया। शेयर्स ऑफ मिस्टर अजय वर देन फोरफीटेड एंड आउट ऑफ देम 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड। देखो तो शेयर्स ऑफ मिस्टर अजय वर देन फोरफीटेड, तो अजय के ही शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोरफीचर, ठीक है। शेयर्स ऑफ अजय वर फोरफीटेड, विपुल के शेयर की फोरफीचर की इन्फो नहीं है, तो विपुल के शेयर फोरफीट अपनी मर्जी से मत करना, ठीक है। और अजय के शेयर्स फोरफीट हुए 300, लेकिन री इशू कितने हुए, री इशू हुए 100, सारे नहीं री इशू हुए, ये भी बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। तो री इशू 100 शेयर्स हुए, 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो ओरिजिनल शेयर क्या है, 10 रुपये का है, 10 रुपये का शेयर 12 में गया, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 2 रुपये का है री इशूड शेयर पे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आ गई है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड हमें क्या क्वेश्चन गिवन है। कह रहे शेयर्स इशूड टू वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी वुड बी क्लासिफाइड एज, तो इसको हम किस में डालेंगे भाई, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, एम्प्लॉयज तो है ही नहीं, हमने तो पार्टी सामने वाले वेंडर से खरीदी, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान थोड़ी है ये। इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट्स इशू ऑफ शेयर्स। तो हमने लाइक बुक में भी हेडिंग पढ़ रखी है इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब हम सामने वाले पार्टी का बिजनेस खरीदते हैं और पैसे नहीं देते, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड। देखो यहाँ पे ना कंपनी के कह रहे कितने इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, तो आपको ना
खाली पब्लिक वाला नहीं बताना, आपको सारा बताना है कि सामने वाले वेंडर का क्या हिसाब है, पब्लिक का क्या हिसाब है, आपको सारा बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, सामने जो मेसर्स ये वीपीएस है ना, ये वेंडर में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको हमने इक्विटी शेयर्स पूछ रहा है तो खाली इक्विटी शेयर्स का डेटा लिखना है, प्रेफरेंस का नहीं लिखना। इसको हमने दिए 1 लाख शेयर्स, ठीक है। पब्लिक को हमने इशू करें 2 लाख शेयर्स, ठीक है। पब्लिक को हमने 2 लाख शेयर्स इशू करें, लेकिन इसमें देखो होगा क्या है कि 300 शेयर पे एरियर हुआ है और उसके बाद विपुल के 200 शेयर पर भी एरियर हुआ है, लेकिन विपुल के शेयर फोरफिट नहीं हुए, तो विपुल को भूल जाओ, ठीक है। विपुल के तो फोरफिट नहीं हुए। इसके 300 शेयर फोरफिट हुए तो इसको करो माइनस, लेकिन इसमें से 100 शेयर री इशू भी हुए तो उसको करो ऐड, ठीक है। री इशू को करो ऐड, फोरफिट को करो माइनस, ठीक है। और इनिशियल जो इशू करा है पब्लिक को वो 2 लाख का था। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख, 3 लाख में से इसका नेट इफेक्ट आएगा 200, तो 3 लाख माइनस 200, 2,99,800 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखो री इशू क्लियर बोल रहा है 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, क्लियर लैंग्वेज ऊपर लिखिए लास्ट लाइन में, 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो 10 रुपए का शेयर 12 में गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला 2 रुपए का, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने री इशू है, 100 शेयर्स आर री इशूड, ठीक है। ये 100 शेयर्स आर री इशूड, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, 100 शेयर पे 2 रुपए मिले तो 100 इंटू 2 200। इस केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है, इस केस स्टडी का, तो कह रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। देखो शेयर फॉर फीचर में ना आपको ध्यान रखना है नॉन री इशूड शेयर्स वाला डेटा जाता है, नॉन री इशूड शेयर्स वाला, ठीक है। शॉर्टकट वे से अगर करें इसको तो, ठीक है। तो हमें पता है 300 शेयर हुए हैं फोरफीट, ठीक है। मिस्टर अजय के 300 शेयर फोरफीट हुए, 100 री इशू हो गए, तो नॉन री इशू कितने हो गए, 100 री इशूड इसमें से माइनस कर देंगे तो वो हो गए 200, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है इन 200 शेयर्स पर जो नॉन री इशूड शेयर्स है इन पर कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया था। तो इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन पे 3 रुपए रिसीव करे थे इन नॉन री इशूड शेयर्स पे, तो कंपनी ने इनसे रिसीव करा था 600 रुपए। तो ये 600 रुपए ऐसे हैं जो ना कैपिटल रिजर्व में जा सकते हैं, ना री इशू के टाइम पर डिस्काउंट में यूज हो सकते हैं। ये 600 ऐसे हैं जो फोरफीटेड शेयर अकाउंट में पड़े रहेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 600। नेक्स्ट है, आयुष लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, ठीक है। तो इशू पार पर कर रहे हैं, रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम पर रिडीम करना एक तरीके का लॉस है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। आगे कह रहे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वाज रिटर्न ऑफ 5 लाख फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L ईच, ठीक है। तो यानी कि 5 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम से गए हैं, 5 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L से गए। तो देखो आगे पूछ रहा है एट व्हाट रेट दीज डिबेंचर्स विल बी रिडीम, तो रिडम्पशन का रेट पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो जर्नल एंट्री लिख लो, जो ये राइट ऑफ वाली जर्नल एंट्री है ना वो लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L और सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होते हैं, टू लॉस ऑन इशू होता है क्रेडिट, ठीक है। तो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा क्रेडिट। तो क्लियर कह रहा है कि ये जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ P&L ये 5-5 लाख रुपए से राइट ऑफ करें, तो 5 लाख और लॉस ऑन इशू हो जाएगा 10 लाख रुपीज, ठीक है। आई बात समझ। तो आप पूछ रहे हैं एट व्हाट रेट दीज डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड। देखो भाई इसी जर्नल एंट्री में आपका आंसर छिपा हुआ है, तो आंसर कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट तो है नहीं, यानी कि ये जो 10 लाख रुपए का लॉस है ना ये सारा का सारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो प्रीमियम है ना वो वाला लॉस है। तो आपको क्या इसको ना ऐसे समझेंगे कि 50,000 डिबेंचर्स को कितने रुपीस के प्रीमियम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो टोटल लॉस आया है वो 10 लाख का आया है, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, 50,000 डिबेंचर्स इशू करें तो मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपीस ऑफ प्रीमियम, ठीक है, तब जाके हमारे पे टोटल लॉस आएगा। तो इसका मतलब अगर ये x है और इक्वेशन है 50,000 इंटू एक्स इक्वल टू 10 लाख, तो x आपका आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पे 20 रुपीज, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 हो गया, और पूछ क्वेश्चन में एट व्हाट रेट दीज डिबेंचर्स विल बी रिडीम, तो 20 रुपए महंगे रिडीम करेंगे, तो 100 रुपए इश्यू प्राइस है, 20 रुपए महंगे यानी कि 120 में रिडीम इनको करेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है थ्योरी बेस्ड डिबेंचर होल्डर्स आर। तो भाई अगर आपने सिर्फ डिबेंचर चैप्टर की डेफिनेशन भी पढ़ी है ना तो आपको पता चल जाएगा डिबेंचर होल्डर कौन है। तो ओनर है, क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है या डायरेक्टर है, ठीक है। तो डिबेंचर्स लायबिलिटी है, तो डिबेंचर होल्डर्स क्या होंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे कंपनी के। नेक्स्ट है
हरी अगरबत्ती लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। देखो डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों होते तो राइट ऑफ है, ठीक है। डिस्काउंट उसने बता दिया 5% यानी कि ₹5 का डिस्काउंट है क्योंकि फेस वैल्यू 100 है। प्रीमियम उसने हमें नहीं बताया क्वेश्चन में। आगे कह रहे हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाज रिटर्न ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखो तो अब ना एक काम करेंगे, हम ना जर्नल एंट्री लिख लेते हैं राइट ऑफ वाली, ठीक है। तो हमें पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट होता है। टू डिस्काउंट होता है, ठीक है, और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। अब इसमें हमें क्लियर पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ P&L का मिलाकर अमाउंट कितना है, 5 लाख है, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना था भाई, डिस्काउंट आप अगर ढूंढोगे तो आपको ₹5 पता है, तो 50,000 डिबेंचर्स पे ₹5 हमने डिस्काउंट दिया, तो राइट ऑफ कितने होंगे, 2.5 लाख। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये वही अमाउंट होता है जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला होता है। तो इसकी हम बैलेंसिंग फिगर से अगर अमाउंट निकालेंगे तो वो कितनी होगी, वो भी 2.5 लाख ही होगी, ठीक है। 5 लाख में से 2.5 लाख गए तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2.5 लाख। तो हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का अमाउंट मिल गया। तो अब आपको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रीमियम पेएबल पर डिवेंचर, ठीक है। ये तो टोटल अमाउंट है ना, पर डिवेंचर कितना है, तो इसको भी आप ऐसे निकालोगे बिल्कुल सेम वे से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि 50,000 अगर हमारे पास डिवेंचर है तो पर डिवेंचर कितने रुपीस का, ठीक है, मैं उसको प्रीमियम दे रहा हूँ कि टोटल मेरा कितना आ जाए, 2,50,000 आ जाए, ठीक है, जैसे पहले करा था। तो इसको अगर आप x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये जो रुपीस है या ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का आंसर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है। तो के से के गया, 0 से 0 गया, तो आंसर आएगा ₹5। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, ₹5, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, ठीक है। तो क्लियर बोल रहे हैं रिडम्पशन प्रीमियम पर है बट इशू भी प्रीमियम पर है, तो दोनों जगह पर प्रीमियम है, इशू पर भी और रिडम्पशन पर भी, दोनों जगह प्रीमियम है। फिर कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स स्टेटमेंट ऑफ P&L वाज डेबिटेड विद 2 लाख एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर्स वर इशूड। तो प्रीमियम जब किया था, लाइक जब इशू किया था तब प्रीमियम क्या था, तो ये चीज़ वो हमसे पूछ रहे हैं। अब इसमें आपको लाइक सिंपल समझना है कि उसने बोल दिया कि स्टेटमेंट ऑफ P&L जो डेबिट हुआ है वो कितने से हुआ, 2 लाख से हुआ। और हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम राइट ऑफ की एंट्री बनाते हैं ना, जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या डिस्काउंट को हम राइट ऑफ करते हैं, तो वो एंट्री जब हम बनाते हैं तो प्रेफरेंस होती है पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ करेंगे और बचे हुए अमाउंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L को, ठीक है। अगर डिस्काउंट या लॉस प्रीमियम से भी ज़्यादा है तब हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L को। तो अब आपको देखना है कि आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है कितना इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास 50,000 डिबेंचर्स हैं और ₹100 फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम मतलब ₹10 का लॉस है, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ₹10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 5 लाख रुपीज़ जो है वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में जा रहा है। अब इसमें से क्वेश्चन बता रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में 2 लाख रुपए गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में से ये राइट ऑफ होगा, उसके बाद अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ गया तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में से तो 2 लाख रुपए निकले, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ किया गया है 3 लाख रुपीज़ से, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर से निकला। तो अब क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हमें गिवन है, ठीक है, हमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो ये कौन सा अमाउंट है भाई, जो 3 लाख रुपीज़ यूज़ हुए, तो ये वो अमाउंट है सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो इन डिबेंचर्स को इशू करते टाइम कंपनी ने रिसीव करा। आई बात समझ, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है ये क्वेश्चन, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको ये समझना है कि 50,000 डिवेंचर्स पे कितना प्रीमियम लिया, x रुपीज़ प्रीमियम लिया कि मेरा आंसर आ गया 3 लाख। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको देखकर इक्वेशन ड्रॉ करूं तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी 50,000 मल्टीप्लाइड बाई x रुपीज़ का प्रीमियम, तो मेरे पास टोटल प्रीमियम आ गया 3 लाख रुपीज़,
ठीक है। तो पर शेयर कितना प्रीमियम लिया, तो पर शेयर हमने लिया है 6 रुपीज़ का प्रीमियम, ठीक है। और 100 रुपीज़ के शेयर पर अगर 6 रुपीज़ का प्रीमियम लिया तो परसेंटेज में आंसर लिखा तो परसेंटेज 6% ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसका है, आंसर जो है वो 6% है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, तो इसमें कह रहे हैं दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, ठीक है। देखो, तो सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब उसने डिस्काउंट नहीं पूछा है, तो पॉसिबिलिटी है आगे एमसीक्यू में वो डिस्काउंट ही पूछेगा। और अगर हम लास्ट लाइन पहले रीड कर लें तो यहाँ पूछ रहे हैं एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिबेंचर्स वर इशूड, ठीक है। तो डिबेंचर्स किस रेट ऑफ डिस्काउंट पर इशू है तो वही हमसे पूछ रहा है और वो उसने बिगनिंग में नहीं बताया, लेकिन प्रीमियम रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उसका उसने रेट बता दिया। आगे कह रहे हैं एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दीज डिबेंचर्स वाज 25 लाख रुपीज एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम वाज 5 लाख रुपीज, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L को यूज नहीं किया। तो इसका मीनिंग ये है कि 25 लाख रुपीज पहले था, 5 लाख रह गया, तो कंज्यूम कितना हुआ राइट ऑफ करते टाइम, कंज्यूम हुआ 20 लाख रुपीज, ठीक है। तो जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे राइट ऑफ वाली तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा 20 लाख से और क्रेडिट होगा, मैं ना सेपरेटली कर रहा हूँ डिस्काउंट को, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को सेपरेटली और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को सेपरेटली। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कौन सा होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो इसका रेट पता है 20%, 100 का 20% निकाला 20 रुपीज़, तो यानी कि 80,000 डिबेंचर्स पर 20 रुपीज़ गए, ठीक है, प्रीमियम में। तो 80,000 इंटू 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 16 लाख रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो 20 लाख में से 16 लाख रुपए तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाले राइट ऑफ हुए, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी, बैलेंसिंग फिगर 4 लाख की होगी जो हमारे डिस्काउंट में गए, ठीक है। बट आंसर 4 लाख नहीं है, क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं रेट पूछ रहे हैं। तो अगेन आपको रेट वैसे ही निकालना है कि 80,000 डिबेंचर्स पर कितने रुपीज़ का, x रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 4 लाख रुपीज़। तो इसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं और आंसर निकाल लेंगे। तो इसकी जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी 80,000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 4 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 रुपीज़। यानी कि पर डिवेंचर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 5 रुपीज़ दिया गया, और क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो 100 की है तो ये जो 5 रुपीज़ है 100 के सामने अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये 5% है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में है और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 5%, ठीक है। तो भाई हमने टॉप 25 MCQs कवर अप कर लिए हैं इस चैप्टर के, चैप्टर मतलब दोनों चैप्टर कवर करें, इश्यू ऑफ शेयर्स भी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। और ये अगर आप अपने आप कर लोगे या प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे उम्मीद है बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी MCQ ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।